हमेशा की तरह एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में कार्यवाही चल रही थी। तभी एक व्यक्ति हाथ में एक कांच का मर्तबान लिए वहां आया। बादशाह अकबर ने पूछा, बोलो तुम क्या चाहते हो और इस मर्तबान में क्या है? वह व्यक्ति बोला, जहां पनाह है इसमें रेत और चीनी का मिश्रण है। बादशाह अकबर ने फिर पूछा, यह तुम यहाँ क्यों लाए हो? माफी चाहता हूँ हुजूर, व्यक्ति बोला, हमने बीरबल की बुद्धिमता के बारे में बहुत सुन रखा है। हम बीरबल की काबिलियत को परखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वह रेत से चीनी का दाना दाना अलग कर दे। बादशाह अकबर ने बीरबल को और देखते हुए कहा, देख लो बीरबल, रोज ही तुम्हारे सामने एक नई समस्या रख दी जाती है। अब तुम्हें बिना पानी में घोले इस रेत में से चीनी को अलग करना है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, कोई समस्या नहीं जहांपनाह, यह तो मेरे बाएं हाथ का काम है। कहकर बीरबल ने मर्तबान उठाया और सभी को लेकर दरबार से बाहर चल दिए। बीरबल बाग में पहुंचकर रुका और मर्तबान में भरा सारा मिश्रण आम के एक बड़े पेड़ के चारों ओर बिखेर दिया। यह तुम क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने पूछा। बीरबल बोले, यह तुम्हें कल पता चलेगा। अगले दिन फिर वे सभी उस आम के पेड़ के नीचे जा पहुंचे। वहां अब केवल रेत पड़ी थी। चीनी के सारे दाने चींटियां बटोरकर अपने बिलों में पहुंचा चुकी थीं। कुछ चींटियां तो अभी भी चीनी के दाने घसीट कर ले जाती दिखाई दे रही थीं। व्यक्ति ने अचंभे से पूछा, अरे सारी चीनी कहाँ चली गई? बीरबल ने कहा, रेत से अलग हो गई। बादशाह अकबर ने उस व्यक्ति से मजाक करते हुए कहा, अब तुम्हें चीनी चाहिए तो चींटियों के बिल में घुसो और चीनी निकाल लो। सभी जोर से हंस पड़े। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन अकबर के बहनोई को उससे बहुत जलन थी। उन्होंने बादशाह से बीरबल की जगह नियुक्त होने के लिए कहा। उसने पर्याप्त आश्वासन दिया कि वे बीरबल की तुलना में अधिक कुशल और सक्षम साबित होगा। इससे पहले कि अकबर इस मामले पर कोई फैसला ले पाता, यह खबर बीरबल तक पहुंच गई। बीरबल ने इस्तीफा दे दिया और चले गए। अब अकबर के बहनोई को बीरबल के स्थान पर मंत्री बना दिया गया। अकबर ने नए मंत्री का परीक्षण करने का फैसला किया। उसने उसे 300 सोने के सिक्के दिए और कहा, इन सोने के सिक्कों को ऐसे खर्च करो जैसे मुझे इस जीवन में 100 सोने के सिक्के मिले, दूसरी दुनिया में 100 सोने के सिक्के और दूसरे सोने के सिक्के न तो यहाँ हैं और नहीं। मंत्री ने पूरी स्थिति को भ्रम और निराशा की भूलभुलिया माना। वह यह सोचकर रातों की नींद हराम कर देता था कि वह खुद को इस गंदगी से कैसे निकालेगा। हल्कों में सोच उसे पागल बना रही थी। आखिरकार अपनी पत्नी की सलाह पर उसने बीरबल की मदद मांगी। बीरबल ने कहा, तुम मुझे सोने के सिक्के दो, मैं बाकी काम संभालूंगा। बीरबल हाथ में सोने के सिक्कों का थैला पकड़े शहर की सड़कों पर चल पड़ा। उन्होंने अपने बेटे की शादी का जश्न मनाते हुए एक अमीर व्यापारी को देखा। बीरबल ने उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी और विनम्रतापूर्वक कहा, बादशाह अकबर आपको अपने बेटे की शादी के लिए शुभकामनाएं और आशीर्वाद भेजता है। कृपया उसके द्वारा भेजे गए उपहार को स्वीकार करें। व्यापारी ने सम्मानित महसूस किया कि बादशाह ने इस तरह के कीमती उपहार के साथ एक विशेष दूत भेजा था। उन्होंने बीरबल को सम्मानित किया और उन्हें बादशाह के लिए उपहार के रूप में बड़ी संख्या में महंगे उपहार और सोने के सिक्कों का एक बैग दिया। इसके बाद बीरबल शहर के उस क्षेत्र में गए जहां गरीब लोग रहते थे। वहां उसने सोने के 100 सिक्कों के बदले में भोजन और वस्त्र खरीदे और उन्हें बादशाह अकबर के नाम पर वितरित किया। जब वह शहर वापस आया तो उसने संगीत और नृत्य का एक कार्यक्रम आयोजित किया। उसने उस पर 100 स्वर्ण मुद्राएं खर्च कीं। अगले दिन बीरबल ने अकबर के दरबार में प्रवेश किया और घोषणा की कि उन्होंने वह सब किया है जो बादशाह ने अपने बहनोई से करने के लिए कहा था।
अकबर जानना चाहता था कि उसने यह कैसे किया है। बीरबल ने सभी घटनाओं के दृश्यों को दोहराया और फिर कहा, मैंने अपने बेटे की शादी के लिए व्यापारी को जो पैसा दिया था, आप इस धरती पर वापस आ गए हैं। मैंने जो पैसा गरीबों के लिए भोजन और कपड़े खरीदने में खर्च किया, वह आपको दूसरी दुनिया में मिलेगा। जो पैसा मैंने संगीत समारोह में खर्च किया, वह आपको न तो यहाँ मिलेगा और नहीं। अकबर के बहनोई ने अपनी गलती समझी और इस्तीफा दे दिया। बीरबल को अपना स्थान वापस मिल गया। किसी विषय को लेकर दरबार की कार्यवाही चल रही थी। सभी अपनी अलग अलग राय पेश कर रहे थे। सभी एक एक कर अपनी राय दे रहे थे। बादशाह अकबर दरबार में बैठे यह महसूस कर रहे थे कि सबकी राय अलग है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि सभी एक जैसे क्यों नहीं सोचते। यह सोच अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि लोगों की राय आपस में मिलती क्यों नहीं? हमेशा सब अलग अलग क्यों सोचते हैं? बीरबल बोला, बादशाह सलामत, हमेशा ऐसा नहीं होता। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिन पर सभी के विचार समान होते हैं। इसके बाद कुछ और काम निपटाकर दरबार की कार्यवाही समाप्त हो गई। सभी अपने अपने घरों को लौट चले। उसी शाम जब बीरबल और अकबर बाग में टहल रहे थे, तभी बादशाह अकबर ने फिर वही राग छेड़ दिया और बीरबल से बहस करने लगे। तब बीरबल बाग के ही एक कोने की ओर उंगली से संकेत करता हुआ बोला, वहां उस पेड़ के निकट एक कुआं है। वहां चलिए, मैं कोशिश करता हूं कि आपको समझा सकूं कि जब कोई समस्या जनता से जुड़ी हो तो सभी एक जैसा ही सोचते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर लोगों के विचार एक जैसे होते हैं। अकबर ने कुछ देर कुएं की ओर घूरा, फिर बोले, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारे समझाने का ढंग कुछ अजीब सा है। बादशाह जबकि जानते थे कि बीरबल अपनी बात सिद्ध करने के लिए ऐसे ही प्रयोग करता रहता है। बीरबल बोला, सब समझ जाएंगे हुजूर। आप शाही फरमान जारी कराएं कि नगर के हर घर से एक लोटा दूध लाकर बाग में स्थित इस कुएं में डाला जाए। दिन पूर्णमासी का होगा। हमारा नगर बहुत बड़ा है। यदि हर घर से एक लोटा दूध इस कुएं में पड़ेगा तो यह दूध से भर जाएगा। बीरबल की यह बात सुन अकबर ठहाका लगाकर हंस पड़े। फिर भी उन्होंने बीरबल के कहेनुसार फरमान जारी कर दिया। शहर भर में मुनादी करवा दी गई कि आने वाली पूर्णमासी के दिन हर घर से एक लोटा दूध लाकर शाही बाग के कुएं में डाला जाए। जो ऐसा नहीं करेगा उसे सजा मिलेगी। पूर्णमासी के दिन बाग के बाहर लोगों की कतार लग गई। इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा था कि हर घर से कोई न कोई वहां जरूर आए। सभी के हाथों में भरे हुए पात्र बर्तन दिखाई दे रहे थे। बादशाह अकबर और बीरबल दूर बैठे यह सब देख रहे थे और एक दूसरे को देख मुस्करा रहे थे। सांझ ढलने से पहले कुएं में दूध डालने का काम पूरा हो गया। हर घर से दूध लाकर कुएं में डाला गया था। जब सभी वहां से चले गए तो अकबर व बीरबल ने कुएं के निकट जाकर अंदर झांका। कुआं मुंडेर तक भरा हुआ था। लेकिन यह देख अकबर को बेहद हैरानी हुई कि कुएं में दूध नहीं, पानी भरा हुआ था। दूध का तो कहीं नामो निशान तक न था। हैरानी भरी निगाहों से अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए पूछा, ऐसा क्यों हुआ? शाही फरमान तो कुएं में दूध डालने का जारी हुआ था, यह पानी कहां से आया? लोगों ने दूध क्यों नहीं डाला? बीरबल एक जोरदार ठहाका लगाता हुआ बोला, यही तो मैं सिद्ध करना चाहता था हुजूर। मैंने कहा था आपसे कि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिस पर लोग एक जैसा सोचते हैं, और यह भी एक ऐसा ही मौका था। लोग कीमती दूध बर्बाद करने को तैयार न थे। वे जानते थे कि कुएं में दूध डालना व्यर्थ है। इससे उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं था। सभी यह सोच रहे थे कि सब लोग दूध डाल रहे हैं, मेरे एक लोटा पानी डालने से क्या फर्क पड़ेगा,
इसलिए यह सोचकर कि किसी को क्या पता चलेगा, सभी पानी से भरे बर्तन ले आए और कुएं में उड़ेल दिए। नतीजा कुआं दूध के बजाय पानी से भर गया। बीरबल की यह चतुराई देख अकबर बादशाह खुश हुए और उसकी पीठ थपथपाई। बीरबल ने सिद्ध कर दिखाया था कि कभी कभी लोग एक जैसा भी सोचते हैं। एक दिन बादशाह अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर शाही बाग में घूमने गए। चारों ओर हरे भरे वृक्ष और हरी हरी घास देखकर अकबर को बहुत आनंद आया। उन्हें लगा कि बगीचे में सैर करने के लिए तो घोड़ा भी हरे रंग का ही होना चाहिए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल मुझे हरे रंग का घोड़ा चाहिए। तुम मुझे 7 दिन में हरे रंग का घोड़ा लाके दो। यदि तुम हरे रंग का घोड़ा न ला सके तो हमें अपनी शक्ल मत दिखाना, हरे रंग का घोड़ा तो होता ही नहीं है। अकबर और बीरबल दोनों को यह मालूम था, लेकिन अकबर को तो बीरबल की परीक्षा लेनी थी। दरअसल इस प्रकार के अटपटे सवाल करके वे चाहते थे कि बीरबल अपनी हार स्वीकार कर लें और कहें कि जहांपनाह मैं हार गया, मगर बीरबल भी अपने जैसे एक ही थे। बीरबल के हर सवाल का सटीक उत्तर देते थे कि बादशाह अकबर को मुंह की खानी पड़ती थी। बीरबल हरे रंग के छोड़ की खोज के बहाने 7 दिन तक इधर-उधर घूमते रहे। 8वें दिन वे दरबार में हाजिर हुए और बादशाह से बोले, जहांपना, मुझे हरे रंग का घोड़ा मिल गया है। बादशाह को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, जल्दी बताओ, कहाँ है हरा घोड़ा? बीरबल ने कहा, जहांपना, घोड़ा तो आपको मिल जाएगा, मैंने बड़ी मुश्किल से उसे खोजा है, मगर उसके मालिक ने 2 शर्त रखी हैं। बादशाह ने कहा, क्या शर्तें हैं? पहली शर्त तो यह है कि घोड़ा लेने के लिए आपको स्वयं जाना होगा। यह तो बड़ी आसान शर्त है। दूसरी शर्त क्या है? घोड़ा खास रंग का है, इसलिए उसे लाने का दिन भी खास ही होगा। उसका मालिक कहता है कि सप्ताह के 7 दिनों के अलावा किसी भी दिन आकर उसे ले जाओ। अकबर बीरबल का मुंह देखते रह गए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपना, हरे रंग का घोड़ा लाना हो तो उसकी शर्तें भी माननी ही पड़ेगी। अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। बीरबल की चतुराई से वह खुश हुए। समझ गए कि बीरबल को मूर्ख बनाना सरल नहीं है। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमता के बहुत कायल थे। यह देख उस राज्य के कई दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे। इससे से एक दरबारी को तो बीरबल से बहुत जलन थी। अब दरबारी हमेशा से मुख्यमंत्री बनना चाहता था, लेकिन यह संभव नहीं था क्योंकि बीरबल उस राज्य का मुख्यमंत्री था। एक दिन अकबर ने उस दरबारी के सामने बीरबल की प्रशंसा की। इससे दरबारी बहुत क्रोधित हुए और उसने कहा, बादशाह हजूर, आपने बीरबल की अन्यायपूर्ण प्रशंसा की और यदि बीरबल उनके 3 प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं तो वह इस तथ्य को स्वीकार करेंगे कि बीरबल बुद्धिमान हैं। अकबर बीरबल की बुद्धि परीक्षण के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उन्होंने कहा, ठीक है। दरबारी ने 3 सवाल बीरबल से पूछे। 1. आकाश में कितने तारे हैं? 2. पृथ्वी का केंद्र कहाँ है? और 3. दुनिया में कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं? तुरंत ही अकबर ने बीरबल से इन 3 सवालों के जवाब पूछे और कहा कि अगर वह उन्हें जवाब नहीं दे पाए तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। बीरबल ने कहा, तो सुनिए महाराज। पहले सवाल का जवाब देने के लिए बीरबल एक बालों वाली भेड़ लेकर आया और कहा, आकाश में जितने तारे हैं उतने ही भेड़ के शरीर पर बाल हैं। मेरे मित्र दरबारी का स्वागत है कि यदि वह चाहें तो उन्हें गिना जाए। दूसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बीरबल ने जमीन पर कुछ लकीरें खींची और कुछ हिसाब लगाया। फिर एक लोहे की छड़ मंगवाई गई और उसे एक जगह गाड़ दिया और बीरबल ने महाराज से कहा, महाराज, बिल्कुल इसी जगह धरती का केंद्र है, चाहे तो आप स्वयं जांच लें।
अब महाराज, तीसरे सवाल का जवाब बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो ना तो स्त्री की श्रेणी में आते हैं और ना ही पुरुषों की श्रेणी में। उनमें से कुछ लोग तो हमारे दरबार में भी उपस्थित हैं, जैसे कि यह मंत्री जी। महाराज, यदि आप इनको मौत के घाट उतरवा दें तो मैं स्त्री पुरुष की सही सी संख्या बता सकता हूं। अब मंत्री जी सवालों का जवाब छोड़कर थर-थर कांपने लगे और महाराज से बोले, महाराज, बस मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। मैं बीरबल की बुद्धिमानी को मान गया हूं। महाराज हमेशा की तरह बीरबल की तरफ पीठ करके हंसने लगे और इसी बीच वह मंत्री दरबार से खिसक लिया। दिल्ली शहर में दीनदयाल नामी एक पुराना व्यापारी रहता था। उसका कारोबार बहुत बड़ा था, जिस कारण उसकी ख्याति दूर देशों तक फैली थी। एक समय की बात है, उसको आर्डर मिला जिसमें काफी सारा पैसा लगना था और उसके पास रुपए आने में 3-4 दिनों की देर थी। जो कुछ पास था उसको जमा करने पर भी 5 लाख रुपए कम पड़ रहे थे। जब दीनदयाल को मौके पर रुपए प्रबंध होना असंभव दिख रहा था तो रुपए की तलाश में बाहर निकला। उस समय नगर में एक महाजन के अतिरिक्त ऐसा दूसरा कोई भी बड़ा महाजन नहीं था जो एकमुश्त 5 लाख थैली उधार देता। दीनदयाल ने उसी से कर्ज लेकर आर्डर पूरा करने का निश्चय किया। वह साहूकार महाजन बड़ा धूर्त और चालाक था, परंतु लाचार, कोई दूसरी सूरत न पड़ने पर दीनदयाल को उसके द्वार पर कर्ज के लिए जाना पड़ा। दीनदयाल ने उस महाजन से 12 दिन की अवधि पर 5 लाख रुपए कर्ज मांगा। उसे विश्वास था कि उपरोक्त समय के अंदर उसके पास बहुत सा रुपया आ जाएगा। उधर महाजन भी एक व्यापारी था जो दीनदयाल को नष्ट करने की चेष्टा में लगा रहता था। कारण था उसका और दीनदयाल का व्यापारिक द्वेष। दीनदयाल का कारोबार इतना बड़ा और संपन्न था कि उसके आगे अन्य व्यापारियों को व्यापार चलाना कठिन हो रहा था। ऐसी ईर्ष्यावश केशवदास उसको अपने पंजे में फांस लेना चाहता था। उसे विश्वास था कि यदि वह रुपए न देगा तो दीनदयाल की इतनी ख्याति है कि कहीं न कहीं से रुपए अवश्य प्राप्त कर लेगा। सुअवसर आया देख उसने अपनी दुष्ट प्रकृत्यानुसार एक तरकीब खूब सोच विचार कर निकाली और दीनदयाल से बोला, महाशय जी, आज आप कर्ज लेने के विचार से पहले पहल मेरे द्वार पर आए हैं, अतएव मैं इतने अल्प समय के लिए रुपयों का सूद लेना उचित नहीं समझता, परंतु इसके साथ आपको भी मेरी एक शर्तें माननी पड़ेगी। यदि आप 1 हफ्ते में मेरे रुपए वापस न कर देंगे तो मैं अपने हाथ से आपके शरीर के किसी भी भाग से एक सेर मांस काट कर निकाल लूंगा। दीनदयाल ने रुपया लौटाने का पहले ही से इतना थोड़ा समय रखा था कि उसके अंतर्गत उसका लौटाया जाना कठिन था। अब तो मारवाड़ी ने 3 दिनों की अवधि और कम कर दी, परंतु कोई दूसरी सूरत न देख दीनदयाल को लाचार होकर मारवाड़ी के शर्तनामे पर हस्ताक्षर कर रुपए लेने पड़े। घर पहुंचकर उन रुपयों से उसने आर्डन की रकम अदा कर दी। लेनदान रुपए पाकर लौट गए और ईश्वर की कृपा से उसकी धाक जस की तक बनी रही। दीनदयाल को किसी कार्य विशेष के कारण एक दूसरे नगर को जाना पड़ा। जब लौटकर घर आया तो उसको मारवाड़ी के रुपए चुकाने की बात याद आई। इसने अल्प कर्ज देने के समय तक उसके पास पैसे जमा नहीं हुए, लेकिन फिर भी इधर उधर से संग्रह कर सूद के सहित रुपए कर उसके पास गया। मारवाड़ी तो एक सेर मांस का भूखा था, वैसे भी वो दीनदयाल को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। इधर शर्तनामे की तिथि भी बीत चुकी थी, इसलिए महाजन रुपया लेने से साफ इनकार कर दिया और शर्तनामे के अनुसार उससे एक सेर मांस मांगा। दीनदयाल बाहर जाकर अस्वस्थ हो गया था। अब मांस देने की चिंता से और भी बीमार हो गया। बीमारी के बहाने से टाल मटोल में 2-3 दिन का समय और निकल गया। जब महाजन ने देखा कि इस प्रकार काम बनना कठिन है तो वह शर्तनामे को लेकर अदालत पहुंच गया। दीनदयाल को अदालत का नोटिस आया। वह लाचार होकर बीमारी की हालत में पालकी में बैठकर न्यायालय में उपस्थित हुआ। मुकदमा पेश हुआ।
काजी ने दीनदयाल से पूछा, क्या इस शर्तनामे के मुताबिक तुमने इस मारवाड़ी से 1 हफ्ते की मुद्दत पर 5 लाख रुपए उधार लिए हैं? शर्तनामे में लिखा है कि यदि निर्धारित समय के अंतर्गत रुपए न चुका सकोगे तो मारवाड़ी के इच्छानुसार तुम्हें अपने शरीर के किसी भाग का 1 सेर मांस देना पड़ेगा। वह इतना विख्यात व्यापारी होकर झूठ नहीं कहना चाहता था, इसलिए बोला, साहब, शर्तनामे की बात सही है। उस समय मुझसे और मारवाड़ी से ऐसी ही शर्तें तय थीं, परंतु इस समय मैं सूद के इसका रुपया अदा करने को प्रस्तुत हूँ। परंतु यह रुपया लेने से इनकार कर मेरे से 1 सेर मांस मांगता है। सरकार इस पर भली भांति विचार कर उचित न्याय करें। साहूकार और दीनदयाल के अंतर्गत तय पाई शर्तों को सुनकर काजी बोला, इसका न्याय अब हमारे बूते का नहीं है, न्याय तो तुम्हारा शर्तनामा ही कर रहा है। मैं हुक्म देता हूं कि यह मारवाड़ी इसी समय आपके शरीर का 1 सेर मांस अपनी इच्छानुसार काटकर ले लेवे। दीनदयाल के रहे सहे होश हवास भी जाते रहे। बड़ा चिंतित हुआ, अंत में कुछ सोच समझकर काजी से बोला, मैं इस मामले को बादशाह के पास ले जाऊंगा। काजी को लाचार होकर उसकी अर्जी मंजूर करनी पड़ी। उस मारवाड़ी को 1 महीने की मुद्दत देकर काजी ने अपना काम समाप्त किया। दीनदयाल दूसरे ही दिन बादशाह के दरबार में जा पहुंचा और बादशाह को अदब से सलाम कर एक तरफ लगे आसन लगाकर बैठ गया। उस समय बादशाह अपने फौज का प्रबंध कर रहे थे। जब वह काम शेष हो गया तो उनकी दृष्टि दीनदयाल पर पड़ी। उसका चेहरा उतरा हुआ देखकर बादशाह ने उसके उदासी का कारण पूछा। दीनदयाल अपने और मारवाड़ी के बीच जो कुछ मामला चल रहा था बादशाह को कहकर समझाया। यह एक नवीन घटना थी, सुनकर बादशाह दंग हो गया। वह इस सौदागर को भली भांति जानता था। वह दिल्ली नगर का बहुत प्राचीन व्यापारी था। उसने अनेक अवसरों पर अपना तन मन धन लगाकर सरकारी सहायता की थी, जिस कारण बादशाह को उसकी दशा पर बड़ी दया आई और उसकी रक्षा का भार स्वयं अपने सिर लिया। तत्क्षण साहूकार को घर जाने की आज्ञा देकर आप दीवान खाने में पहुंचे। बीरबल स्वागत के लिए अपने आसन से उठ खड़ा हुआ और बादशाह उसकी बगल में एक कुर्सी पर जा बैठे। दोनों में अंतरंग गोष्ठी होने लगी। बादशाह बीरबल को दीनदयाल का सारा कच्चा चिट्ठा सुनाकर बोला, बीरबल, इस साहूकार का न्याय ऐसी युक्ति से करो जिसमें उसकी जान बचे और अन्याय भी न हो। मैं इसकी इस हालत पर बड़ा चिंतित हो रहा हूँ। बीरबल बोला, हुजूर, चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपकी आज्ञा का यथोचित पालन करूंगा। उधर वे बीरबल को समझाकर अपनी सभा में पहुंचे। इधर बीरबल उसके छुटकारे की तरकीब सोचने लगा। एकाएक उसका चेहरा प्रफुल्लित हो गया और फिर अपने कार्य में दत्तचित्त हुआ। उधर केशवदास मारवाड़ी को भी नींद नहीं आती थी। वह तो दीनदयाल के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था। 5-6 दिनों की मोहलत देकर फिर बादशाह की अदालत में दावा दायर किया। शर्त के मुवाफिक अदालत दीनदयाल से उसके शरीर का 1 सेर मांस दिलवा दे। बीरबल इस अभियोग को न्यायाधीश बनाया गया। वह बादशाह की आशा स्वीकार करते हुए बोला, हुजूर, मैं यथाशीघ्र इसका न्याय करने का प्रयत्न करूंगा। वह मारवाड़ी को एक ओर बैठाकर दीनदयाल को बुलाने के लिए एक कर्मचारी को भेजा। जब महाजन आया तो बीरबल ने पूछा, क्या तुम्हें अपना कर्ज लेना मंजूर नहीं है? मारवाड़ी रुपया लेना नहीं चाहता था, इससे साफ इनकार कर दिया। तब बीरबल ने कहा, मुझे काजी का फैसला शर्तनामे के अनुसार स्वीकार है। आठ मारवाड़ी को हुक्म देता हूँ कि सौदागर के शरीर से 1 सेर मांस का टुकड़ा अपने हाथ से निकाल ले, परंतु ध्यान रहे, अगर टुकड़ा जरा भी छोटा बड़ा हुआ तो तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी और घर बार तथा तुम्हारा सारा धन जब्त कर लिया जाएगा। इस बात से मारवाड़ी दहल गया और उससे कुछ उत्तर देते न बना। बीरबल उसे चुप देखकर जवाब के लिए उत्तेजित करने लगा। तब वह बोला, दीवान जी, मुझे मांस लेने की ख्वाहिश नहीं है।
मैं केवल 5 लाख रुपए लेकर अपने मामले को उठा लेना चाहता हूँ, सूद भी छोड़े देता हूँ। बीरबल ने कहा, यह हरगिज नहीं हो सकता, तुम्हें मांस का टुकड़ा ही लेना पड़ेगा, क्योंकि पहले तू साहूकार से रुपए लेना नामंजूर कर चुका है। यदि तू शर्तनामे के अनुसार मांस न लेगा तो राजाता भंग करने के अपराध में तुझे 7 लाख रुपए जुर्माने के ओर देने पड़ेंगे। इस बार खूब सोच समझकर उत्तर दो, दोनों बातों में किसे मंजूर करते हो और किसे नामंजूर। मारवाड़ी गर्दन नीची करके बोला, दीवान जी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बीरबल ने कहा, जो तू अब कुछ भी नहीं लेना चाहता तो तुझे पहले की राजाज्ञा न मानने के अपराध में 7 लाख रुपए दंड देने पड़ेंगे, और दूसरा अपराध यह है कि तूने दीनदयाल को कष्ट पहुंचाने की नीयत से उसके शरीर का मांस काट लेने की शर्त कराई थी, इस कारण 4 साल की सजा और भुगतनी पड़ेगी। मारवाड़ी का होश ठिकाने न रहा। राजदूतों ने बीरबल की आज्ञा से महाजन को पकड़ लिया और उसी क्षण जेल खाने में बंद कर दिया गया। महाजन के घर वालों से 7 लाख रुपए वसूल किए गए। बीरबल के इस न्याय को सुनकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ और बीरबल के बुद्धिमानी की प्रशंसा की। चूंकि दीनदयाल नेक नीति कर पहले ही उसके पास रुपए भेज दिए था, इसलिए उसकी दुकान की प्रतिष्ठा रखने के लिए बादशाह ने उसको पारितोषिक देकर विदा किया। जो रुपए मारवाड़ी से दंड में लिए गए थे वह बीरबल को मिले। अगर आप मुगल शासन के सबसे प्रसिद्ध शासक अकबर को जानते हैं तो बीरबल को अवश्य ही जानते होंगे। राजा अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक बीरबल भी थे। जब कभी अकबर किसी समस्या या परेशानी में फंस जाते थे तब वे बीरबल की सहायता लेते थे। बीरबल बहुत ही बुद्धिमान थे और दूर दूर तक उनकी बुद्धिमानी के चर्चे मशहूर थे। उनकी इसी बुद्धिमत्ता के कारण शाही दरबार में भी उनके कई शत्रु बन गए थे जो बीरबल को पसंद नहीं करते थे और उनका अपमान करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते थे, लेकिन बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से हमेशा उन सभी को उनके ही जाल में फंसा देते थे। हम आपके लिए जो कि बहुत ही मनोरंजक एवं रोचक है। बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। बादशाह अकबर राजकाज देख रहे थे। तभी दरबान ने सूचना दी कि 2 व्यक्ति अपने आपसी झगड़े का निपटारा करवाने के लिए आना चाहते हैं। बादशाह ने दोनों को बुलाया। दोनों दरबार में आ गए और बादशाह के सामने झुककर खड़े हो गए। बादशाह ने पूछा, खो क्या समस्या है तुम्हारी? हुजूर, मेरा नाम काशी है, मैं तेली हूँ और तेल बेचने का धंधा करता हूँ, और हुजूर यह आदमी कसाई है। इसने मेरी दुकान पर आकर तेल खरीदा और साथ में मेरी पैसों की भरी थैली भी ले गया। जब मैंने इसे पकड़ा और अपनी थैली मांगी तो यह उसे अपनी बताने लगा। हुजूर, अब आप ही न्याय करें। बादशाह ने कहा, जरूर न्याय जरूर होगा। अब बादशाह ने कसाई से कहा, अब तुम कहो, तुम्हें क्या कहना है? हुजूर, मेरा नाम रमजान है और मैं कसाई हूँ। हुजूर, जब मैंने अपनी दुकान पर आज मांस की बिक्री के पैसे गिनकर थैली जैसे ही उठाई, यह तेली आ गया और मेरी थैली को छीन लिया। अब उस पर अपना हक जमा रहा है। हुजूर, मुझ गरीब के पैसे वापस दिला दीजिए। दोनों की बातें सुनकर बादशाह सोच में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह किसके हाथ फैसला दें। उन्होंने बीरबल से फैसला करने को कहा। बीरबल ने उससे पैसों की थैली ले ली और दोनों को कुछ देर के लिए बाहर भेज दिया। बीरबल ने सेवक से एक कटोरे में पानी मंगवाया और उस थैली में से कुछ सिक्के निकालकर पानी में डाले और पानी को गौर से देखा। फिर बादशाह से कहा, हुजूर, इस पानी में सिक्के डालने से तेल जरा सा भी अंश पानी में नहीं उभार रहा है। यदि यह सिक्के तेली के होते तो यकीनन उन पर सिक्कों पर तेल लगा होता और वह तेल पानी में भी दिखाई देता। बादशाह ने भी पानी में सिक्के डाले, पानी को गौर से देखा और फिर बीरबल की बात से सहमत हो गए। बीरबल ने उन दोनों को दरबार में बुलाया और कहा, मुझे पता चल गया है कि यह थैली किसकी है।
काशी, तुम झूठ बोल रहे हो, यह थैली रमजान कसाई की है। हुजूर, यह थैली मेरी है, काशी एक बार फिर बोला। बीरबल ने सिक्के से डला पानी का कटोरा उसे दिखाते हुए कहा, यदि यह थैली तुम्हारी है तो इन सिक्कों पर कुछ न कुछ तेल अवश्य लगा होना चाहिए, पर तुम भी देख लो, तेल तो अंश मात्र भी नजर नहीं आ रहा है। काशी एकदम चुप हो गया। बीरबल ने रमजान कसाई को उसकी थैली दे दी और काशी को कारागार में डलवा दिया। आपने जरूर ही कभी न कभी मुगल शासन के सबसे प्रसिद्ध शासक अकबर के बारे में सुना ही होगा, तब तो बीरबल का नाम भी अवश्य ही जानते होंगे। राजा अकबर के दरबार के कुल 9 रत्न थे, जिसमें एक रत्न बीरबल भी थे। जब कभी बादशाह अकबर किसी समस्या या परेशानी में फंस जाते थे, तब वे बीरबल से सुझाव लेते थे। बीरबल भी अपनी इसी बुद्धिमत्ता से राजा अकबर के सभी समस्याओं का निदान कर देते थे। ऐसे में अकबर और बीरबल की कहानियां एवं मजेदार किस्से अकबर बीरबल हिंदी शॉर्ट स्टोरी बहुत ही प्रचलित रहे हैं। खास तौर पर इनकी शैली के कारण, क्योंकि इनकी शैली में हंसी ठिठोली के साथ साथ ज्ञान भी मिलता है, जो कि किसी भी कहानी का मुख्य उद्देश्य होता है। ऐसे में हम आपके लिए कुछ अकबर और बीरबल के मजेदार किस्से कहानियां लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही मनोरंजक एवं रोचक है। एक दिन की बात है कि बादशाह अकबर बीरबल पर खफा होकर बीरबल को अपने नगर से बाहर निकाल दिया। बीरबल हर हालत में खुश रहने वाला था, वह नगर से बाहर किसी अन्य ग्राम में जा बसे। इस प्रकार वहां रहते रहते उसे कई महीने बीत गए। न बादशाह ने उसे बुलवाया और न वह स्वयं आया। समय समय पर बादशाह अकबर बीरबल को याद कर बड़ी चिंता करते थे, परंतु उसका कहीं पता ठिकाना न मिलने के कारण वे लाचार थे। जब किसी प्रकार बीरबल का पता न चला तो ढूंढने के लिए उन्होंने बहुत से कर्मचारियों को गांवों में भेजा, फिर भी बीरबल का कोई पता न चल सका। तब बादशाह ने बीरबल को ढूंढने की एक नई तरकीब निकाली। नगर नगर में ढिढोरा फिरवा दिया कि जो शख्स आधी दूर धूप और आधी दूर छाया में होकर मेरे पास आएगा, उसे 10,000 रुपए पारितोषिक दिए जाएंगे। बहुतों ने पारितोषिक पाने की चेष्टा की, परंतु किसी के दिमाग में आधी दूर धूप आधी दूर छाया में होकर आने की युक्ति न सूझी। यह बात फैलते फैलते बीरबल के कान में पहुंची। वह अपने किसी पड़ोस के एक बढ़ी को बुलाकर बोला, तुम एक चारपाई अपने मस्तक पर रखकर बादशाह के पास जाओ और कहो कि मैं आधी दूर धूप आधी दूर छाया में होकर आपके पास आया हूं, अतएव मुझे पारितोषिक मिलनी चाहिए। वह बढ़ी बीरबल को पहचानता था, इसलिए उसकी बात मानकर चारपाई सिर पर लेकर बादशाह के पास जा पहुंचा और बोला, लीजिए महाराज, मैं आधी दूर धूप और आधी दूर छाया में आपके सामने उपस्थित हूँ। अब 10,000 का पुरस्कार देने से पहले बादशाह अकबर ने उससे पूछा, मैं तुमसे जो भी सवाल पूछूंगा तुम उसका सही सही उत्तर दोगे। बढ़ई बादशाह की बात सुनकर कुछ घबरा गया, लेकिन साहस बांध कर बोला, जैसी आपकी आज्ञा हो जहांपनाह। तब बादशाह ने उससे कहा, तुम मुझे यह बता दो कि तुम्हें यह युक्ति किसने बतलाई। अगर तुम मुझे सच बता दोगे तो मैं तुम्हें 1,000 पारितोषिक अलग से दूंगा, लेकिन नहीं बताओगे तो तुम्हें आजीवन कारावास में डाल दूंगा। इस बात को सुनकर बड़ी चिंता में आ गया और बोला, महाराज, मैं सब सच सच बतलाना हूं कि मुझे यह सलाह किसने दी है। बढ़ी बोला, जहांपना, एक ब्राह्मण कुछ दिनों से हमारे ग्राम में आ बसा है, उसे लोग बीरबल के नाम से पुकारते हैं, उसी की सलाह पर मैंने यह कार्य किया है। बादशाह बढ़ी से बीरबल का नाम सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसको 10,000 रुपए के साथ 1,000 रुपए पारितोषिक के तौर पर देकर विदा किया। उसके साथ अपना 2 कर्मचारी बीरबल को लाने के लिए परवाने के साथ भेजा। इतने यत्न के बाद बीरबल फिर बादशाह के हाथ लगा। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल एक बगीचे में घूम रहे थे, तभी